हे गाइस, हाउस इज जोश माहौल सर सरकार जीएसटी। आई होप रिवीजन अच्छे से चल रहा है, आई होप चैप्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, एंड आई होप जिंदगी थोड़ी आसान बन रही है इन रिवीजन लेक्चर्स की हेल्प से। ओके सर, सबसे पहली बात, ये रिवीजन लेक्चर जैसे मैं आपको बता चुका हूं हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए, हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सर आप भले ही आपने सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट आपने मेरे से पढ़ा ना पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी स्टूडेंट कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर्स। प्लस सर ये सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में अगर आ गया तो सर माहौल ही माहौल होने वाला है, क्योंकि सर ये सब्जेक्ट ऐसा है जो स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो टेक्स्ट के अंदर आपको नया पार करा देगा। आइए सरकार हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, माहौल के साथ बढ़ते हैं सर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर नेक्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 15 ने वैल्यूएशन की रिगार्डिंग बात की है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या सर, जो आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया है उसका जो एक्चुअल प्राइस चार्ज किया है, द एक्चुअल प्राइस विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। उसी को हम असेसेबल वैल्यू मान लेंगे, उसी पे टैक्स लगा देंगे। इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सर द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द बायर टू द सेलर इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू, और सर उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्लियर? पर अगर सर बायर और सेलर अगर रिलेटेड है या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो हम रेफर करेंगे वैल्यूएशन रूल्स। सर वो वैल्यूएशन रूल्स हमारे सिलेबस में इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आते, इसलिए उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में सरकार सीए फाइनेंस के अंदर। अब सर आइए सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, फॉलोइंग शेल बी इंक्लूडेड। सर इसकी बारे में बात और करेंगे 2 मिनट बाद। सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, फॉलोइंग शेल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ द गुड्स। इनको इंक्लूड करना है। सर क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या, सारे टैक्सेस भले वो सारे टैक्सेस भले वो सेंट्रल एक्साइज हो, स्टेट एक्साइज हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, सर कोई भी टैक्स हो किसी भी नाम से हो, सर वेट एक्साइज कुछ भी अगर टैक्स लग रहा है अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी वाले टैक्सेस को छोड़ दो, बाकी अगर कोई और भी टैक्स लग रहा है वो सब वैल्यू में इंक्लूड करना है। क्लियर? अच्छा एग्जाम्पल के लिए दिया, जैसे टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज लगता है सॉरी किसी गुड्स पर अगर वेट लगता है तो सर उसको ऐड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा क्या, जीएसटी। क्लियर? सर एक और सर्कुलर दिया था गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स में होता है टीसीएस। टीसीएस इज नॉट अ टैक्स सर, इट्स नॉट अ लेवी ऑफ टैक्स। सर इसको वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? सर फिर आता है क्या सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज में बी बोलता है क्या, अगर कोई सप्लाई, अगर कोई पेमेंट जो सर सप्लायर को करना था किसी थर्ड पर्सन को, कोई खर्चा टू सप्लाई द गुड्स सर्विस और बोथ, अगर कोई पेमेंट सप्लायर वो सपोज टू डू और अगर वो रेसिपिएंट ने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे कर दिया हमारे बिहाफ पर, तो एक तरह से उसने हमको तो पे किया साहब, वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई की जिसके अंदर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो एफओआर बेस पे किया, आपके घर तक डिलीवरी में दूंगा, वो कॉस्ट मेरा रहेगा वहां तक का। अब सर वहां तक डिलीवर करने का काम मेरा, तभी जाके सप्लाई पूरा होगा। अब ट्रांसपोर्टर को मान लो ट्रांसपोर्ट के 1000 रुपए देने थे, वो सर वो देना मेरी जिम्मेदारी थी, पर डायरेक्ट कस्टमर ने उस ट्रांसपोर्टर को 1000 रुपए दे दिए मेरे बिहाफ पर, तो एक तरह से वो मेरे को दिए सर, एक तरह से वो भी वैल्यू का सप्लाई का पार्ट बनेगा। पेमेंट्स मेड टू थर्ड पार्टीज बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। सर सप्लाई करने के लिए अगर वो ट्रांजैक्शन में को इंकर करना था, वो खर्चा मुझे इंकर करना था, पर रेसिपिएंट ने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे करके वो खर्चा इंकर कर दिया, वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। देन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर सी बोलता है क्या, कोई भी खर्चे एनी एक्सपेंस व्हिच इज इंकर्ड बाय द सप्लायर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ। सर अपना सप्लाई करने के लिए वो खर्चा उसको करना था, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैंने जो एग्जांपल दिया, एफओआर बेस पे ट्रांसपोर्टेशन किया है और सर वहां पे ट्रांसपोर्ट में वो करना था। अब सर वैल्यू सप्लाई में मैंने क्या किया, बिल में सारे खर्चे अलग से जोड़ दिए, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे अलग से जोड़ दिया, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, क्योंकि टू सप्लाई द गुड्स सर्विस और बोथ वो खर्चा करना मुझे जरूरी था। जैसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कमीशन, पैकिंग चार्जेस, भले वो प्राइमरी पैकिंग हो सेकेंडरी पैकिंग हो, सर मेरे फैक्ट्री में सर जो मैंने गुड्स बनाया उसका ड्राइंग डिजाइन चार्जेस, एडमिन चार्जेस, सर ब्ला 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 चार्जेस, सारे चार्जेस मैंने अलग से लिख दिए। अरे वो सब खर्चे ऐसे थे जो मुझे इंकर करने थे टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, वो सब वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। क्लियर? सर याद करो एग्जांपल, सर अगर आप पार्लर गए फेशियल कराने के लिए, सर उसने क्या किया, कॉस्ट ऑफ क्रीम अलग से लिख दिया, सर अदर चार्जेस अलग से लिख दिए, और सर फेशियल कॉस्ट लिख दिया 300 रुपए, तो क्या 300 में केवल फेशियल हुआ है क्या साहब? नहीं, वो सारी कॉस्ट ऑफ क्रीम एक्सेट्रा सब इंक्लूड होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर फेशियल करने के लिए क्रीम स्क्रब वगैरह रिक्वायर्ड था, वो सब भी कॉस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई का
का पार्ट बनेगा। अगर आपने बिल में अलग से लिख दिया है उन सबको वैल्यू में इंक्लूड करना है भाई साहब। देन सर अगर आपने ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज के लिए, डिलेड पेमेंट चार्ज के लिए, लेट पेमेंट फीस चार्ज के लिए, वो सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करना है। क्लियर, डन। उसके लिए क्या होगा, हम कस्टमर को अलग से डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करेंगे और उस डेबिट नोट पर जो जीएसटी लगेगा उसका क्रेडिट के लिए अगर वो एलिजिबल है कस्टमर तो क्रेडिट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। देन सब्सिडीज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ई बोलता है एनी सब्सिडी जो सप्लायर में हूं मान लो और मेरे को कोई सब्सिडी मिली है ओवर एंड अबव द प्राइस विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस सर, और मेरे को सर वो सब्सिडी मिली है फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में वो सब्सिडी भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। सर ध्यान देना बेटा, फॉर एग्जांपल सर 1 लाख वाज द ओरिजिनल प्राइस, 1 लाख वाज द ओरिजिनल प्राइस, ड्यू टू सब्सिडी सर 20,000 का मेरे को सब्सिडी मिलने वाला है इसलिए मैंने प्राइस कम कर दिया, 80,000 रुपए कर दिया। अब सब्सिडी दे रहा है मेरे को कौन, कोई होल्डिंग कंपनी दे रहा है या XYZ% कर रहा है। सिंस उस सब्सिडी की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ है, प्राइस कम हुआ है, तो सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, तो वो सब्सिडी भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और अल्टीमेटली मेरे को मिल कितना रहा है 80,000, तो ऐसे मिल रहा है, 20,000 सब्सिडी की फॉर्म में मिल रहा है, तो कुल मिला के 1 लाख इज द वैल्यू सप्लाई और 1 लाख पे जीएसटी लगेगा। पर अगर वो सब्सिडी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। फिर आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू सप्लाई। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में दो क्लोज है, क्लोज नंबर ए और बी। फर्स्ट बोलता है क्या क्या एक्सक्लूड करना है, डिस्काउंट। सेकंड बोलता है क्या एक्सक्लूड करना है, वो भी डिस्काउंट। अब क्या है साहब, सर डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप गुड्स बेच रहे हो सर, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ आपने इनवॉइस पर डिस्काउंट मेंशन किया है, डिस्काउंट के अमाउंट को एक्सक्लूड किया वैल्यू में से, तो सर जो नेट वैल्यू है उसी पे जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। पर अगर सर डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर द सप्लाई, तो ऐसे केस में सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज में बी बोलता है क्या, सर अगर आपने एक बार सप्लाई कर दिया, मान लो 1 लाख रुपए का सप्लाई था, वो सप्लाई मैंने कर दिया, 1 लाख पे जीएसटी लगा दिया, बाद में फ्यूचर में मैंने डिस्काउंट दिया है, पर सर वो डिस्काउंट भी वैल्यू में से एक्सक्लूड हो जाएगा, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा उसके रेस्पेक्ट में, मेरी लायबिलिटी उस टाइम पे कम हो जाएगी जब मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है। पर कंडीशन क्या है, दैट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। सेकंड थिंग सर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ मेरे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ऐसा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर। एंड थर्ड सर, जब मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने उसके रेस्पेक्ट में जब क्रेडिट नोट इशू किया, मेरी लायबिलिटी कम हुई तो उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट ने रिवर्स किया होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब। क्लियर, ये था सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। क्लियर, डन। आइए सर अच्छा ये सर्कुलर पढ़ने से पहले एक बात और कर लेते हैं, चलो ये सर्कुलर पहले पढ़ते हैं, फिर हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 और 5 बात कर लेंगे। Allowability of certain specific types of discount offered by the suppliers is clarified by circular। सर सबसे पहली बात, staggered discount, जैसे बाय मोर सेव मोर ऑफर होता है ना सर अगर आप सर 2 शर्ट परचेस करेंगे तो 20% डिस्काउंट, 3 शर्ट परचेस करेंगे तो 40% डिस्काउंट, 5 शर्ट परचेस करेंगे तो 50% डिस्काउंट, तो सर बाय मोर सेव मोर ऑफर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे केस में जो डिस्काउंट आपको दिया है वो वैल्यू में से एक्सक्लूड हो जाएगा और सर ऐसे केस में सर वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो सर, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड, पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट। सर क्या होता है भाई साहब, मैंने आपको बोल दिया साल भर में अगर आप मेरे से 10 करोड़ का परचेज करोगे तो 10% डिस्काउंट, साल भर में अगर 15 करोड़ का परचेज करोगे तो 15% डिस्काउंट, साल भर में 20 करोड़ का परचेज करोगे तो 20% डिस्काउंट। पर सर साल भर में कितना परचेज करोगे कब पता पड़ेगा, साल के एंड में पता पड़ेगा सर, तो तब तक जब मैं नॉर्मल बिल इशू करूं उसमें पूरा वैल्यू मैंने चार्ज किया होगा, ईयर एंड में पता पड़ा कि इतना होने पर डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा। और यस सर, सिंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ कंडीशन बता दी कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा और मैंने जब क्रेडिट नोट इशू करूं तो इट शुड बी लिंक विद द इनवॉइसेस, और सर जितना मैंने क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इशू करके मेरी लायबिलिटी जो कम हुई है उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया होना चाहिए। ये बिल्कुल सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज बी में फिट बैठता है और वैल्यू में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्रेडिट नोट इशू करके लायबिलिटी कम हो जाएगी साहब। देन सर सेकेंडरी डिस्काउंट, सर मैंने एडोक डिस्काउंट दिया है, सर ईयर एंड में मैंने देखा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मैंने डिस्काउंट दिया, ऐसा कोई एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं था कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलने वाला है, ऐसे ही खुश होके या कैश डिस्काउंट दे दिया, जब अब मुझे पेमेंट करना है मैंने 5,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो ऐसे केस में वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू होगा, जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, वहां पे जीएसटी में से वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, जीएसटी लायबिलिटी कोई कम नहीं होगी। क्लियर, डन। सरकार ये खत्म होता है क्या सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 का सर्कुलर भी। आइए सर जो हमने पढ़ा था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसका एक समरी दे रखा है मैंने। सर ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपने सप्लाई करते वक्त इंकर किए, इसको बिल में आपने अलग से लिख दिया, ये वैल्यू में इंक्लूड करने के नहीं करने देख लेते हैं। सर कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन इंक्लूड करना है, डिजाइन ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग चार्जेस इंक्लूड करना है, सर टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूड करना है, फ्रेट फ्रॉम सेलर्स
प्रीमाइसेस टू बायर्स प्रीमाइसेस, सर मेरे यहाँ से आपके डिलीवर किया, मैंने फ्रेट अलग से चार्ज किया, FOR बेस पर डिलीवरी था, वैल्यू में इंक्लूड करना है, इंश्योरेंस चार्जेस इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज बाय सप्लायर फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्जेस बाय सप्लायर फॉर डिलेड पेमेंट बट वेव्ड लेटर ऑन, मतलब मैंने कस्टमर से रिसीव नहीं किए, ये एक्चुअली रिसीव होंगे तभी टाइम सप्लाई आएगा ना सर, अब रिसीव ही नहीं हुआ तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा सर, इसके लिए टाइम सप्लाई भी नहीं आएगा, लायबिलिटी भी नहीं आएगी। इंस्पेक्शन चार्जेस, लोडिंग एंड वेमेंट चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग, प्रोडक्टिव पैकिंग, सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर। सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस फ्रॉम एनी अदर पर्सन इंक्लूड करना है, टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर अदर देन GST इंक्लूड करना है, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सर एट द टाइम ऑफ सप्लाई है डिस्काउंट अलाउड कर दिया, एक्सक्लूड करना है वैल्यू में से, क्लियर। ये सब एग्जांपल थे जो हमने पढ़े बेटा, इसी के साथ भारत माता की जय। और सर एक और चीज देख लीजिए, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, अगर रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया या प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, तो ऐसे केस में रेफर करेंगे वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज वी प्रिस्क्राइब्ड, रूल्स बना रखे। एंड सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सप्लाईज को नोटिफाई करके बोल सकता है कि यहाँ पे वैल्यू ये रहेगा, और कुछ नोटिफाई करिए, वो वैल्यूएशन रूल्स में आता है सर, वो वैल्यूएशन रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं आता है। इसी के साथ भारत माता की जय। और ये पूरा वैल्यूएशन भी खत्म होता है। अब बस सर जोश हाई होना चाहिए, हाउ इज द जोश हाई सर, माहौल बनना चाहिए आपके इन पे, पढ़ो पूरी एनर्जी से पढ़ो, खुश होकर पढ़ो। और हाँ मुझे पता है आप खुश होकर तभी पढ़ेंगे जब आपका मन लग रहा है पढ़ाई में। मन कब लग रहा है, जब सब पूरी दुनियादारी छोड़ छोड़ के आप केवल और केवल क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। सर डेफिनेटली भगवान भी ऊपर से देख रहा है कि ये अगर आप सच्ची मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, मोबाइल बिल्कुल दूर होना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। सर मोबाइल अगर आप देख रहे हो, सर ध्यान देना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है मोबाइल में। सर आप अगर मोबाइल आपके पास पड़ा है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेरा प्रॉमिस है सर आपसे ये। सर आपने अगर मोबाइल दूर रखा है, वाइब्रेशन मोड भी बंद है सर, उसका लाइट भी ब्लिंक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलमारी में रख दो, दूसरे रूम में रख दो, फिर पढ़ाई करने पड़ो। देखो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कितना होगा, एंड रियली यू विल स्टार्ट लविंग द स्टडीज थोड़े टाइम के बाद। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, क्योंकि सर माहौल अभी बनना बाकी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।